नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। नरक बना बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में अगस्त 2025 में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद से वहां की स्थिति खराब हो चुकी है। ये देश अब गंभीर राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है और हिंदुओं से बर्बरता का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से यहां किसी न किसी हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उसे दर्दनाक तरीके से मौत दी जा रही है। पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2 हत्याएं हो चुकी है। सोचिए हालात कितने भयानक है। अब हिंदू एक महिला के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा महिला के साथ हैवानियत हुई। दरिंदों ने महिला के साथ इस कदर दरिंदगी की जिससे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। वो अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश के झेनेदास जिले में रहती है। पीड़िता ने 2.5 साल पहले नादीपारा में जिस युवक से 20 लाख रुपए में 3 डेसिमल जमीन और 1-2 मंजिल मकान खरीदा था, उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दरिंदगी की। आरोपी शाहीन और उसके साथी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। बाद में महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए। फिर आरोपियों ने महिला का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हिंदू महिलाओं को अब निशाना बनाया जा रहा है, गैंगरेप किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह घटना उस नरसंहार की याद दिलाता है जो 1971 में हुई थी। 1971 की क्रूरता को इसी सदी के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक माना जाता है, जब जुल्फिकार अली भुट्टो और यामाहा खान के इशारों पर पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नामक क्रूर मिलिट्री अभियान चलाया। इसका उद्देश्य बंगाली जनता के राष्ट्रीय और राजनीतिक हक की मांग को दबाना था। यह संघर्ष यौन हिंसा के लिहाज से भी एक काला अध्याय था, जहां लाखों की संख्या में महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन अपराध किए गए। बलात्कार शिविरों में महिलाओं को कई महीनों तक कैद रखा गया। अगर हिंदुओं के साथ बढ़ती हिंसा की घटनाएं उसी दिशा में जाती है तो बांग्लादेश फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। क्या यूनुस की कट्टरपंथी सरकार बांग्लादेश को उसी दिशा में ले जा रही है? ये हालात इसलिए बन रहे हैं, ये सवाल इसलिए उपज रहे हैं क्योंकि इस बार बांग्लादेश में हर दिन इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। कहीं किसी हिंदू शख्स को पेड़ से बांधा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है। अब देखिए एक और महिला के साथ अत्याचार हुआ। ये हिंदू विधवा महिला जिसका पति नहीं है, बच्चे का लालन पालन करने के लिए किस तरह से बांग्लादेश में रह रही थी, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का ये सिलसिला बढ़ गया। 18 दिन में 6 हत्याएं हुई हैं और ये हत्याएं हिंदुओं की गई। अब इस महिला के बाल काट दिए गए हैं। इस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम 2 आरोपियों ने दिया। उसके बाद इसे पेड़ से बांधा गया, इसके बाल काटे गए। 18 दिन में जो 6 हत्याएं हुई हैं वो जान लेते हैं कि कैसे कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, जिसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पेड़ से बांधकर उसके शव पर आग लगा दी गई, जला दिया गया। उसके बाद ठीक 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। 30 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास की हत्या की गई। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की हत्या की गई। 5 जनवरी राणा प्रताप की जान ली गई। 5 जनवरी मणि चक्रवर्ती जिसकी जान ली गई। तो 18 दिन में ये 6 हत्याएं लगातार हिंदू लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। बांग्लादेश में ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की ये अंतरिम सरकार अगर इसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो इस वक्त हैवानियत की ये और बहुत बड़ा मंजर देखने को मिलेगा और हैवानियत की इस तरह की तस्वीर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगी। इस खबर पर आगे की चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से उन्नति भटनागर जुड़ गई हैं। उन्नति, बांग्लादेश में हर दूसरे तीसरे दिन यही खबर आ रही है कि आज हिंदुओं को निशाने पर लिया गया, उनके साथ बर्बरता की गई। अब एक विधवा महिला जो किसी तरह से अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही थी, उस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर पेड़ से बांधकर उस पर अत्याचार किया गया, उसके बाल काट दिए गए। बिल्कुल, देखिए नीतू, वाकई ये चिंताजनक तस्वीरें हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है
और बर्बरता की जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि वो ये दिखा रहा है कि मानवता को भी शर्मसार ये लोग कर रहे हैं। जहाँ सोचिए जरा, 40 वर्षीय ये बुजुर्ग महिला थी, विधवा थी, बावजूद इसके साथ इस तरीके का उसके साथ बलात्कार किया गया, यहाँ तक कि उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसका सर के जो बाल है वो बढ़वा दिए गए। और ये सब एक गौर करने वाली बात यहाँ पर नीतू ये भी है कि इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि दीपू चंद्र दास की जब निर्ममता के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उस वक्त का भी वीडियो सामने आया था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। इस तरीके की निर्ममता उस वीडियो में थी, क्योंकि पहले उसको मारा गया, इतनी बुरी तरीके से मारा गया, फिर उसको लटकाया गया, उसके शव को जलाया गया। ये सब दिखा रहा है कि आखिर ये जो कट्टरवादी लोग हैं, जो कि बांग्लादेश, क्योंकि अब इनके हाथ लग चुका है ये पूरी तरीके से, क्योंकि जानकार भी अब यही कह रहे हैं कि आखिर ये लोकतंत्र की बहाली वहां पर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो अंतरिम यूनुस सरकार है वो भी ग्राउंड जीरो पर बेअसर नजर आ रही है। यानी कि इन कट्टरवादियों पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि ये कट्टरवादी लोग जो है न केवल कृत्य कर रहे हैं बल्कि उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत को भी, क्योंकि भारत के अंदर से विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं नीतू, क्योंकि अभी जो विवाद चल रहा था केकेआर टीम को लेकर, जहां पर केकेआर टीम ने एक बांग्लादेशी खिलाफ खरीद दिया था, इस पूरे मामले में जिन बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया था शाहरुख खान के खिलाफ, उनको धमकी मिली है और बांग्लादेश मिली है और ये कहा गया है कि जल्द ही जानून पहुंचा दिए जाओगे। जब इस तरीके के बयान आते हैं और इस तरीके की सोच सामने आती है तो ये बताती है कि आखिर ये जो कट्टरवादी लोग हैं ये किस हद पर अब आ चुके हैं और ये पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि अब इनके बांग्लादेश में खासतौर से लोकतंत्र की बहाली कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग आगे भी इसी तरीके से कट्टरवादी सोच के साथ कट्टरता दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि ये विद्रोह शुरू होता है जुलाई विद्रोह में, जब यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ तख्तापलट होता है, लेकिन उसके बाद ये विद्रोह कब किस तरीके से कट्टरवादियों के हाथ लग गया, ये नीतू देखिए बहुत समझने की जरूरत है। और इसीलिए जानकार बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति जो है बेहद गंभीर है। जी नीतू। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त तो हम ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें घरों को जलाया जा रहा है, महिला के साथ बर्बरता की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें महिला को पेड़ से बांधा भी गया, ठंडे पानी उसके ऊपर उड़ेला गया है, इस तरह के वीडियोस देखे गए। अब ये सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, पहले युवकों को निशाने पर लिया गया, महिलाओं को अब परेशान किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर यही स्थिति रही तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी निशाने पर लिया जाएगा। उन बच्चों की मासूमियत नहीं देखी जाएगी, देखा जाएगा तो क्या कि वो हिंदू है और बस उसको मारना है, उसको खत्म करना है उन्नति। अगर यही हालात बांग्लादेश में रहे तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और देखिए इसमें कोई भी हैरानी हम लोगों को नहीं होगी, क्योंकि जो लोग मानवता को नहीं मान रहे उनके लिए कोई ये बात नहीं है कि कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चा है या कौन किस हालत में है। उनके लिए बस टारगेट इस वक्त अल्पसंख्यक बांग्लादेश के हिंदू हैं। और इसीलिए देखिए भारत से जो स्वर सामने आ रहे हैं विरोध के, वो वाकई संजीदा हो जाते हैं और आज ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर क्या भारत इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ इंटरवीन करेगा, क्योंकि बजरंग दल हो या किस तरीके से जो हिंदुवादी संगठन है वो लगातार इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें सताया जा रहा है, ऐसे में उनके लिए बॉर्डर्स खोल दिए जाए और केवल हिंदुओं को पनाह दी जाए। लेकिन इन सब को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी सीए के समय पर सियासत हो चुकी है, तो अब ये भी मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, उन्नति में आती हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें उस महिला की चोटी काट दी गई। दरअसल आपको बता दें, हिंदू समुदाय में किसी भी विधवा महिला के बाल नहीं काटे जा सकते हैं, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से इस महिला के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी चोटी काट दी गई, ये हिंदू विधवा महिला थी जिसकी चोटी काटी गई, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से इसको परेशान किया गया। बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, यहां मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई है, नीचता पे उतर आई हैं ये लोग जो इनके साथ इस तरह का ये कुकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। वो जो कट्टरपंथी पेड़ से शवों को बांधकर उनका मन नहीं भर रहा, बर्बरता उसके साथ की जा रही है, उसको जला दिया जा रहा है। ये जितने भी
तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, ये बता रहा है कि इस वक्त ये कट्टरपंथी उस हद तक गुजर रहे हैं जहां टॉर्चर की मर्यादा खत्म हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सर, स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। बांग्लादेश में जिस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, अब देखिए एक हिंदू विधवा महिला जिसकी चोटी काट दी गई, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां यह कहा जा सकता है ये वो कट्टरपंथी जो कि टॉर्चर करने की सीमा भी क्रॉस कर चुके हैं। जी मैम, नमस्कार जी। अभी बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है इसको बताने के लिए मतलब सारा देश जिस विचारधारा में चल रहा है, इतनी बर्बरता, एक महिला को एक नंगा करके उसके बाल काट के और उसके साथ में मतलब गलत हरकतें वो बताने में भी शर्म आती है इन लोगों को, तो मतलब वो चीजें करने में भी शर्म नहीं आती है। तो ये सारी चीजें ये सब गलतियां किसकी है? ये सब गलतियां उसी टाइम से है जो 1971 के बाद में जो इंदिरा गांधी ने जो गलतियां करी, उन गलतियों को आज हम भुगत रहे हैं। मतलब ये किसकी गलती है, कौन भुगत रहा है? मैम ये सारा जग जानता है इस बात को। तो इंदिरा गांधी की गलती थी, ये हमेशा इनके पक्ष में रहे हैं, सबके पक्ष में रहना चाहिए सबको। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एक को उठा के घूमते रहो बस। अभी जो इंदिरा गांधी की गलतियां थी उसी के कारण ये सारा हो रहा है। बांग्लादेश अलग हुआ, उससे पहले पाकिस्तान अलग हुआ, वो भी कांग्रेस का ही था। तो ये सब चीजें जो करवा रहे हैं, जो ये सब चीजें करने वाले लोग हैं, जितने हिंदू बचे बॉर्डर खोल के भारत आ जाना चाहिए। मेरे तो ये है कि मतलब जितने हिंदू बने वो सब अपना बॉर्डर खोल दो और अपना यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ जो इस किस्म के सामाजिक तरह देश के अंदर भी जो देश का नमक खा के दूसरे देशों का खाते हैं, उनको यहाँ से भगा देना। नहीं रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल देना चाहिए, सभी हिंदुओं को भारत में वापस लाना चाहिए, तो खैर भारत सरकार का स्टैंड है, लेकिन इससे क्या आपको लगता है बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे ना। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि कम से कम हमारे हिंदू भाई हैं जो, वो तो बचे कम से कम। अब मैं ये बांग्लादेश के अंदर कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी जहां ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हो जाते हैं उनमें भी वही है। अब मैं भिवानी का बेटा हूँ, हमारे भिवानी में हमने बिल्कुल तसल्ली से इनको बहुत अच्छे से बंदोबस्त करके रख रखा है। हमारे नाम भी नहीं रख देते, नाम भी इनके पंकज मोहन रामू श्यामू हैं। यहाँ करके दिखाओ ना एक बार। ऐसे ही हम सबको संगठित होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए। और मैं भारतीय होने से पहले मैं सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। तकलीफ होती है जब ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है, तो पांच आदमी मार दिए जाते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, ये हम समझ सकते हैं, ये कोई भी हिंदू है उसका खून खौलेगा जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस जब हम देखेंगे, और जाहिर तौर पर यही कहा जाएगा कि जो भी हो, जैसे भी बन पड़े, हिंदुओं को बस बचाया जाए। भारत सरकार तरफ से कदम उठाया जाए, हालांकि हम इस पर नजर भी बनाए हुए हैं कि सरकार क्या स्टेप रही है, किस तरह से बांग्लादेश में आने वाले वक्त में ये हालात सुधरे। अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनाव तक इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? हालात तो संभलते हुए नहीं दिख रहे हैं और फरवरी में चुनाव होने की संभावना है, तो क्या तब तक ये इसी तरह से हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनके साथ बर्बरता की जाएगी? मैं बताऊं आपको, विश्व के अंदर हिंदुओं का कोई देश नहीं है भारत के सिवा। हिंदुस्तान है सिर्फ हिंदुओं का। मैं आर्मी में था, फौज में था मैम। कश्मीर के अंदर मैंने जो घटनाएं देखी, गिलानी साहब की प्रोटेक्शन के लिए इस कांग्रेस ने हमारे को खड़ा करके रखा है। 2003 से 2007 रह के आया था मैं कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर, शोपियान के अंदर। इन्होंने हमारे को खड़ा कर रखा है और वो क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए ही भद्दे शब्द बोल रहे हैं। जो गिलानी था उसको ये प्लेट में डाल के दिया करते बिरयानी कांग्रेस वाले। मोदी जी ने आते के साथ में सबसे पहले उनका गंडा बांधा, उनको अंदर पेला है। खुशी होती है मैम। मैं आती हूँ रविंद्र जी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। उन्नति, जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, अब तो डर ये है कि चुनाव तक इंतजार करना होगा। ये कट्टरपंथी, इनके हौसले तो और ज्यादा बुलंद हो गए हैं और ये कट्टरपंथी अब मनमानी तरीके से जो इनको मन कर रहा है, जो इनके जी में आ रहा है, वो सब कर रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा वो तो वक्त पर है, लेकिन चुनाव से पहले यही हालात रहेंगे बांग्लादेश में और में कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और देखिए नीतू, ये भी सोचने का विषय है कि जो हालात बने हुए हैं, क्या उसमें चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से क्या संपन्न हो पाएंगे। और इसी के साथ एक सवाल मेरे जहन में आया है, जो कि आप रविंद्र जी, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो जवाब दीजिएगा
कि आखिर क्या अगर सत्ता बदलती है, यानी कि क्योंकि बीएनपी भी देखिए अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, क्या अगर सत्ता बदलती है तब क्या हालात सुधर सकते हैं? कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद है क्या कि बांग्लादेश की स्थिति पटरी? मैम नहीं, ये अब ये एक बात बताओ ना, ये जिल्लुर रहमान जाएगा, वो कोई ना कोई बकरुद्दीन आ जाएगा, कमरुद्दीन आ जाएगा, रहने तो वही नहीं है। और इनकी सिर्फ एक स्टेट मेंटेलिटी है, हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं का हनन करना, वो किसी भी तरीके का हो, वो फाइनेंशियल हो। अब मर्डर कर रहे हैं, सीधा ही बताओ। ये 5 तो वो खबर है जो न्यूज पे आई है। ऐसी पता नहीं कितनी बहन बेटियां होंगी, कितने मर्डर होंगे जो टीवी पे नहीं आ रहे, वो नहीं दिखाना चाह रहे होंगे, या वहां तक अपने पत्रकार भाई जो नहीं पहुंच पा रहे होंगे। कितनी सारी घटनाएं होंगी। इन सबको तो झेलना ही पड़ेगा अगर वहां रहेंगे तो हिंदू भाई हमारे। और यहाँ पर आए, सरकार के पास में बहुत सारी जमीनें हैं और हम भी मदद करेंगे। अगर कोई 2-4 भाइयों को हम यहाँ बसा पाए अपने देश के अंदर, तो हम भी मतलब तैयार हैं, मदद करेंगे अपने भाइयों की। वहां पर कोई नरसंहार, रोज के नरसंहार, बताओ भीड़ के अंदर लोग मतलब एक हिंदू को मार रहे हैं, कैसे खून नहीं खोलेगा? मैं ठीक है उन्नति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। रविंद्र जी भी अपनी बात रख रहे हैं और इसके साथ ही साथ देखिए, हिंदुओं को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब तो हिंदू लड़कों को पीटा गया, मारा गया, उनको जला दिया गया, अब महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। बांग्लादेश वाकई इस वक्त नर्क जैसे हालात वहां पर रविंद्र जी हो चुके हैं। और अब यही है कि भले ही सत्ता परिवर्तन हो जाए, जिस तरह से मेरी सहयोगी भी बता रही थी, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं कि वो सुधर सकते हैं। इसमें हो सकता है, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली कोई कदम उठाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बांग्लादेश का मसला रखना चाहिए और उसके बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा? बिल्कुल रखना चाहिए मैडम। मैं तो एक बात बोलूंगा, ये जितने हिंदू भाई हैं इसमें से जितने आए, मैं मैक्सिमम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं तो बोलूंगा भिवानी के अंदर आए, सरकार मदद करेगी, बिल्कुल करेगी। नहीं भी करे ना सरकार मदद, तो भी हम अपनी जमीनों में उनको बचाने का काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा अगर ऐसे कुछ लेकिन भारत सरकार से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाए? जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, सरकार यही कहती है कि हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो। बांग्लादेश में आपको लगता है कि बातचीत के जरिए ये समस्या सुलझेगी? नहीं सुलझेगी मैम। ये इसका एक ही सोल्यूशन है, जितने अपने हिंदू भाई हैं वो सिर्फ भारत आए, बस। हम अपनी जमीनों पे उनको रहने के लिए, मतलब उनको एहसान नहीं करेंगे कोई, अपनी जमीनों पे अगर रहेंगे हमारी जमीनों पे आके। ब्रह्मदीप इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्या यही स्थिति होगी? क्या ये तस्वीरें बता रही है महिलाओं के साथ, युवकों के साथ जो हाल किया जा रहा है? देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अवामी लीग के बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक है वो किसको वोट देंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चुनावी मैदान में बीएनपी को ले लें आप, जमात इस्लामी को ले लिया, नेशनल सिटीजन पार्टी को, तीनों कट्टरपंथियों का सपोर्ट कर रही है। और सबसे अफसोस की बात तो ये कि मोहम्मद यूनुस भी उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में ज्यादा आशाएं की नहीं जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ था, उसमें भी हिंदुओं पर पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किए थे, और यही कारण था कि पाकिस्तान के विभाजन का वो कारण बना। लेकिन तब भारत की सरकार ने यह प्रचारित नहीं किया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, उसको बंगाली अस्मिता से जोड़ा गया था। अब तब भारतीय सेना 1971 में बांग्लादेशियों के पक्ष में उतरी थी, तो अब क्या वहां के हिंदुओं के पक्ष में भारतीय सेना को उतरना चाहिए? क्योंकि हर जमीन तो से आप ये भी बताइएगा, क्योंकि ये सवाल रविंद्र जी का भी था, क्या भारत सरकार को इस तरफ कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, लगता है आपको? और ये पॉसिबल हो सकता है क्या? भारत सरकार ने 1971 में जब यह कदम उठाया था, आज तो उठा ही जा सकता है, क्योंकि आज तो मोदी जी है और वो हिंदुत्व को लेकर प्रखर और मुखर नजर आते हैं, तो ऐसे में उठाया जा सकता है। लेकिन मुद्दा यही है कि उसको एक योजना के अनुसार उस नीति को किस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए? चाहिए? ब्रह्मदीप जी, ये भी बताइएगा कि कैसा प्रोसीजर होना चाहिए कि भारत सरकार उस प्रक्रिया के तहत, क्योंकि प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ होना है, और आपको लगता है कि इंडिया में ये पॉसिबल है कि हम बांग्लादेश हिंदुओं को यहाँ पर ले आए,
ये आवाज कई संगठनों की तरफ से उठ रही है। हिंदू संगठन यही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश भाई को, बहनों को यहाँ पर ले आइए। ये कैसी प्रक्रिया हो सकती है? क्या भारत सरकार इस कदम को बढ़ा सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, किसी जमीन को छोड़कर अपने भाइयों को अपनी जमीन पर ला देना, मतलब इसका मतलब है कि जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं, देखिए यदि लाखों की बात तो हजारों की बात तो समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब लाखों करोड़ों लोग जहां पर रहते हैं वो जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किए जाए और मजबूर हो जाए तो फिर यह कायरता हो सकती है। वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं को रहना चाहिए, लेकिन वो रह कैसे सकते हैं, वहां की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है? क्योंकि हाँ। लोग, यदि आप भागने लगे तो आप अफगानिस्तान से लौट के आ गए, पाकिस्तान से, तो दुनिया भर से आपको उजाड़ दिया बिल्कुल। जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में भारत की सरकार कूटनीतिक तौर पर तो देख ही रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती। तो निश्चित तौर पर अजीत डोभाल साहब ये चर्चा कर रहे होंगे। हो सकता है कि यदि इस प्रकार ही चलती रही गतिविधियां तो बांग्लादेश के जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, उन हिंदू बाहुल्य इलाकों को अलग करके बांग्लादेश से काटा जा सकता है। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि चिकन नेक को लेकर लगातार बांग्लादेश से भारत विरोधी आवाजें उठती रही है। तो जो चिकन नेक से जो लगे हुए इलाके थी वो हिंदू बाहुल्य है और वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाते तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। तो अभी जो है, देखिए, कूटनीतिक तौर पर भारत ने बड़े सख्त तरीके से इस बात के खिलाफ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की सरकार की आलोचना हो रही है। आपने क्रिकेटर वाला मसला देखा, और निश्चित तौर पर भारतीय सेना भी समझ रही होगी। हो सकता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे ऑपरेशन चले, ऐसे कट्टरपंथी संगठनों के जो ठिकाने उन पर भारतीय सेना हमला कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा देश है भारत, एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत इजराइल जैसा एक छोटा सा देश नहीं है कि जो किसी पर भी हमला कर दे। तो हमारी सरकार सोच रही होगी और हमको सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं को आपको जिंदा रहने के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। आप कश्मीर से बेदखल हो जाएंगे, आप नागालैंड से बेदखल हो रहे हैं, मतलब आप सब दूर जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवित रहने के लिए लड़ना सीखना चाहिए। और बांग्लादेश में तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं। 1.5 करोड़ हिंदुओं को एक राष्ट्र बन सकता है। तो दो चीजें, या तो आप चीजों को पलायन कर जाए या फिर आप रहे। आप देखिए, फिलिस्तीन में लगातार इजराइल के हमलों के बावजूद क्या फिलिस्तीनियों ने अपनी जमीन को छोड़ी है? वो लड़ रहे। और इस्लामिक दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, इस्लामिक दुनिया में या मुसलमान जो है वो अपनी लेकिन एक चीज और है ब्रह्मदीप जी, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, मोहम्मद यूनुस सरकार देख भी रही है, लेकिन वो चाह भी रही है कि बांग्लादेश जले, बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ये जो मानसिकता है, ये जो छवि है, वो देखने को भी मिल रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल मोहम्मद यूनुस की जो कट्टरपंथी छवि है वो दुनिया के सामने और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक दौर में वो बहुत शांति का दूत अपने आप को कहे जाते थे। लेकिन ये जो सब कुछ चेंज आ रहा है क्या है। और जब बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तब तक उसके पहले अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है अवामी लीग का। तो अब हिंदुओं को वहां के जो नेता है वो, उनसे जमात इस्लामी के लोग भी बात कर रहे हैं, उनसे जो नेशनल सिटीजन पार्टी के लोग भी बात कर रहे हैं, और उनसे बीएनपी भी संपर्क में है। तो बीएनपी चूंकि एक बड़ी राजनीतिक, चलिए, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े और बांग्लादेश की स्थिति को लेकर जो बातें आपने रखी है, अब देखना यही है भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है? 1971 में जिस ऑपरेशन को चलाया गया था, बांग्लादेश में आजादी की मांग उस वक्त बढ़ी थी और जिस तरह से बांग्लादेश में वो जबकि पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तानी सेना ने वहां पर विरोध किया, वहां की महिलाओं को बर्बर तरीके से मारा गया, उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, क्रूर मिलिट्री अभियान चलाया गया 1971 में। तो ये ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसे आधी रात को चलाया गया, ये अभियान रातों रात शुरू किया गया था, जिसमें नदियों में खून बहाया गया, शहरों में सेना ने हमला किया और हर तरफ गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिला, सबको मारा गया। ये ऑपरेशन सर्चलाइट। उसके बाद ही बांग्लादेश अलग किया गया, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से को अलग किया गया और ये जो इलाका था पाकिस्तान का, इसको फिर बांग्लादेश
नाम दिया गया, बांग्लादेश की आज़ादी हुई और इसमें भारत सरकार का उस वक्त अहम रोल था। उसी ने इस आज़ादी को दिलाने के लिए बांग्लादेश को अलग किया। बांग्लादेश एक पूरा देश बना, पाकिस्तान के हिस्से से कटा और फिर यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक के अलावा